Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. सबसे पहले तो आता है कैपेसिटर है क्या, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कैपेसिटर और जो रियल लाइफ में कैपेसिटर आपके यूज किए जाते हैं या जो डिवाइस है वो कुछ इस तरह से। ठीक, ये पहले और दूसरे वाले जो है वो आपके मदरबोर्ड वगैरह या छोटे स्मॉल कैपेसिटर्स हैं जो बहुत छोटी छोटी डिवाइस में यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये आपका नॉर्मली एसी फैन, ठीक है, उनमें यूज होता है। ठीक है, फैन में, एसी में, इस तरह से। यस। तो है क्या कैपेसिटर? इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का यूज क्या है, किस तरह से यूज करते हैं? ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर आपका एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, यूज क्या होता है? तो जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह होती हैं, आपका जो हम कहेंगे कि जो एसी जो सप्लाई है, ठीक है, एसी सप्लाई, तो नॉर्मली एसी सप्लाई किस तरह से होती है? एसी सप्लाई को जिस तरह से होती है तो वैल्यू क्या होती रहती है? वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, सेम नहीं रहती। ठीक, ये पहले आगे फॉरवर्ड मतलब इस तरह से रहेगी, फिर नेगेटिव चली जाएगी। और लेकिन आपकी जो मोटर डिवाइसेस होती हैं, नॉर्मली हम क्या कहेंगे, नॉर्मली आपको उनमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देना होता है। जो आपकी मोटर डिवाइसेस होती है उनमें आपको एक कांस्टेंट सप्लाई देनी होती है। ठीक, तो जैसे हम घरों में अगर आप मान के चलो कैपेसिटर का जो रेलेवेंस है वो रियल लाइफ में एक तरह से ऐसे मान चलो, घर में जैसे पानी की टंकी का जो रेलेवेंस है, क्या यूज है पानी की टंकी का घर में? वाटर स्टोरेज टैंक। क्या यूज होता है वाटर स्टोरेज टैंक का? क्यों स्टोर करते हैं या क्यों टैंक यूज करते हैं घरों में? सर जैसे बैकअप रहे सर मोटर का, पानी जो है वो जरूरत पड़ने पे हम अपना यूज कर सके। ठीक है, पूरे दिन यूज कर सके। यस सर। किस तरह से काम करता है वाटर स्टोरेज टैंक? किस तरह से काम करता है? जब पानी आता है तो भर जाता है, जब पानी आता है तो फुल हो जाता है। और फिर हो जाता है सर, निकालता रहता है धीरे धीरे। हाँ सर। जब पानी चला जाता है तो उससे हम चलता क्या रहता करते है हैं, पानी की सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर जब नेक्स्ट डे फिर पानी आता है तो फिर से टैंक फुल कर लेते हैं। मतलब जो पानी आता है तो वो पानी टंकी को भी भर देता है और आपके नॉर्मल यूज में भी होता रहता है। ठीक, उसके बाद जब पानी चला जाता है तो आप टैंक से पानी यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो जब तक पानी नहीं आता है तब तक वो पानी यूज में आता रहता है। ठीक है, इसी तरह से जो करते हैं ना यूज। तो आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो जैसे कैपेसिटर का भी सेम यूज है। क्या यूज है कैपेसिटर का? हम कहेंगे कि जब पानी मतलब सप्लाई हाई जा रही होती है एसी में, जब अप साइकिल चल रही होती है, ठीक है, तो एक तरह से आपको सप्लाई मिल रही है। ठीक, तो व्हाट जो कैपेसिटर है वो क्या होगा? वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है, या जब डाउन जाएगा तो क्या करेगा? कैपेसिटर अपने अंदर की एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देगा? मोटर डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ताकि उसे क्या रहे, उसे कंटिन्यूसली करंट मिलता रहे और वो क्या होता रहे, वो रोटेट होता रहे। ठीक है, नॉर्मली किसी ने देखा है कि जब कैपेसिटर पंखे का खराब हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है? धीरे घूमता है सर, धीरे चलता है, धीरे घूमता है, बहुत धीरे हो जाता है। ठीक है, क्यों स्लो हो जाता है? तो उसको एक कंटिन्यूसली हम कहेंगे कि मतलब एक तरह से कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं मिल रही होती है। सप्लाई क्या हो रही होती है? फ्लक्चुएट हो रही होती है, कम ज्यादा हो रही होती है। बात समझ रहे हैं आप? यस सप्लाई जो है वो कम ज्यादा हो रही होती है, इसलिए क्या होता है? इसलिए पंखा जो है वो एक्सेलरेट नहीं होता फुल स्पीड में, वो स्लो हो जाता है। ठीक, तो कैपेसिटर बस यही काम करता है। कैपेसिटर जब सप्लाई लो जा रही होती है, सप्लाई जब कम हो रही होती है, तो कैपेसिटर अपने अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को मोटर डिवाइसेस में दे देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को आप ऐसे मान चलो जितनी भी आपकी मोटर डिवाइसेस है उन्हीं में यूज करते हैं। जैसे फैन हो गया, ठीक है, मोटर्स में भी यूज किया जाता है, पानी वाली मोटर में भी यूज किया जाता है। ठीक, कूलर में यूज किया जाता है। ठीक है, और कूलर में यूज करते हैं। इसके बाद कहाँ यूज करते हैं? एसी में। एसी में, मोटर नहीं होती सर, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। मतलब जहां वहां पर भी मोटर यूज होगी वहां पर आपका कैपेसिटर यूज होगा। ठीक है, यस सर। एसी में मोटर होती है?
कंप्रेसर में मोटर नहीं ही होती? काम करती है भैया, फ्रिज में भी, और क्या तो बस। कंप्रेसर में होता है हाँ। फ्रिज हाँ में भी मोटर होती फ्रिज भी। है। हाँ, फ्रिज में भी कैपेसिटर होता है। तो बचा ही क्या, जो यस सर। ऐसा जो है नॉर्मल जितनी भी जरूरी सामान है वो यूज हो ही गए आपके। हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए कैपेसिटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जैसा हमने कहा कि कैपेसिटर का आपका काम उसी तरह से जैसे आपका वाटर स्टोरेज टैंक का होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटर? इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। The charge on the capacitor is directly proportional to the potential applied across it. The ratio of the charge of the potential applied across it is called capacitance or proportionality constant in the relation. तो कैपेसिटेंस पे हम किस तरह से कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें आप ये कहोगे कि जब आप किसी भी कैपेसिटर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल लगाओगे, तो जब आप बैटरी लगाओगे या पोटेंशियल लगाओगे, तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द चार्ज इन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो Q जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? वी के। V के। तो ये जो Q और V का रेशियो है ना, इसे ही हम क्या कह देंगे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो आपको सीधे सीधे यस जब भी आपको किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस निकालने के लिए कहा जाए, आप सीधे सीधे Q और V का रिलेशन बनाओगे, और जब आप Q और V का रिलेशन बनाओगे तो उसमें जो रिलेशन आएगा, जो रेशियो आएगा, वो आपका कहलाएगा कैपेसिटेंस। तो किसी को यस सर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर क्या था फॉर्मूला? हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड और हॉलो कुछ भी ले लो। V इज इक्वल टू रिलेशन था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में V। तो एक तरह से देखा जाए तो Q किसके प्रोपोर्शनल आ गया? V के। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया उसका कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह यस से सर। आपसे जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो किसी भी डिवाइस का, आप Q और V का एक रिलेशन बनाओगे। ठीक है, और Q और V का रिलेशन बनाने के बाद आप क्या कहोगे? जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या हो जाएगा? कूलम पर फैरेड। वोल्ट। कूलम पर वोल्ट। वोल्ट। ठीक है, फैरेड भी कहते हैं। फैरेड। तो ऐसा यूनिट आ जाएगी ना आपकी, वो क्या आ जाएगी? कूलम अपॉन वोल्ट और फैरेड है। फैरेड। तो F। फैरेड इज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इट्स स्मॉलर यूनिट इज मिली फैरेड और माइक्रो फैरेड। भैया 1 फैरेड जो है वो काफी हाई वैल्यू है। ठीक, तो स्मॉलर यूनिट आप क्या यूज करेंगे? मिली फैरेड और न्यू फैरेड। माइक्रो। माइक्रोफैरेड। Capacitor is formed by placing two conducting plates parallel to each other with utmost overlapping state। ठीक है, मतलब जो कैपेसिटर हम कहेंगे कि आप किस तरह से बनाओगे, कैपेसिटर को बनाने के लिए आप जो प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जितना हो सके उतना ओवरलैपिंग स्टेट में, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग स्टेट होगी उतना ही एरिया भी ज्यादा काउंट होगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है वो नॉर्मल 2 प्लेट से ही बनता है, मतलब आपको 2 प्लेट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितने तरह के कैपेसिटर होंगे आपके? तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जिसमें से ये ज्यादा यूज होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ये आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पे कम मिलेंगे।
तो नाम जो जिस तरह से बनाए गए ना उसी तरह से आपको कैपेसिटर्स यूज करने हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, किस तरह से क्या हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किया जाता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, और जब इनके अक्रॉस आप बैटरी लगाओगे तो इनपे क्या आ जाएगा, इनपे चार्ज आ जाएगा, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। तो कैसी प्लेट हमने ले ली, दो कंडक्टिंग प्लेट ले ली, जिनको कैसे रखा गया है, पैरेलल पैरेलल रखा गया, और किस पे, बहुत स्मॉल सेपरेशन पे। आप ये भी लिख सकते हो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच में क्या है, एरिया है ए, ठीक, और सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है डी, ठीक है। एंड देयर इज एयर एज अ मीडियम बिटवीन देम, ठीक है। लेट अस कंसीडर, तो ये ध्यान रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप कैसे बनाओगे, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखोगे बहुत स्मॉल सेपरेशन के, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप क्या करेंगे, आप दो पैरेलल प्लेट्स को एक स्मॉल सेपरेशन पे रख देंगे और उसके साथ क्या कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एरिया आपका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब बीच में अगर आप एयर लेते हो तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप कोई और मीडियम लेते हो तो उसकी परमिटिविटी ले ली जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो अभी जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या, कि अगर आप दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, एक पे चार्ज है प्लस क्यू और एक पे चार्ज है माइनस क्यू, पढ़ाया था ना अभी हमने। तो भाई बैटरी क्या करेगी, बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है। तो बैटरी ने इस वाली प्लेट को चार्ज दिया प्लस क्यू, और यहाँ से बैटरी क्यू चार्ज ले लेगी, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। अब जब आप चार्जेस को डिवाइड करोगे, हमने उस समय भी कहा था कि आपको याद रखना है, ये क्या करना है, यहाँ पर कितनी प्लेट हो गई हमारे पास, दो प्लेट हो गई, ठीक है। एक पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और दूसरे पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ठीक। अब जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे और इस पे कितना चार्ज आएगा, क्या करते हैं, दोनों चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 0 आ जाएगा। अब 0 इस पे कितना चार्ज आएगा, इधर आ जाएगा क्यू प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यस कितनी सर, आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। वो कौन एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन कितना था, हाँ क्यू डी डी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, क्यू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन, क्यू डी एप्सिलॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू में वी आ गया। इसको क्या कह देंगे हम, कैपेसिटेंस, इसको कह देंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एयर फील्ड कैपेसिटर। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट्स पे, उनके बीच के सेपरेशन पे, और परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस क्या आ गया आपका, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो अब एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दें, या सेपरेशन कम कर दो, या मीडियम चेंज कर दो। ऐसा मीडियम जिसकी परमिटिविटी ज्यादा हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको कहते हैं, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक भर दो, ठीक, एरिया बढ़ा दो, सेपरेशन कम कर दो, या बीच में एयर की जगह कोई और मीडियम कर दो, ठीक है। तो कोई और मीडियम को करने को हम कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कोई मतलब दूसरा मीडियम आप भरेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी, गैप में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या वी अपॉन डी, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और जिसे आप क्या लिख दोगे, जिसे आप लिख दोगे V इज इक्वल टू कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी,
ठीक है, तो आपका ये हो गया कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी नॉट इज कॉल्ड, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए होगा, ये ध्यान रहे, ए क्या होगा इसमें, ए यहाँ पर होगा आपका ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप जैसे प्लेट्स को इस तरह से रखोगे, ठीक है, तब तो आप पूरा एरिया क्या लोगे, ए लोगे। लेकिन अगर आप सपोज करो कैपेसिटेंस को इस तरह से रखोगे तो फिर एरिया आपको ये लेना पड़ेगा, ये होगा आपका ओवरलैपिंग एरिया। अब ये जितना भी आए, अगर a/2 है तो a/2 या जो भी वैल्यू हो, समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, यस सर। तो ये Yes, sir. ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपने जैसे एक प्लेट इस तरह से ले ली और एक प्लेट ले ली इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इस प्लेट का लोगे प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाला, और उस प्रोजेक्शन एरिया के साथ में फिर क्या लोगे आप, ओवरलैपिंग एरिया। यस सर। तो अगर Yes, sir. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कोई प्लेट हल्की सी टिल्टेड है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका प्रोजेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, वही एरिया हम काउंट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक, के क्या है यहाँ पर, के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फायदा क्या होगा के का, तो नॉर्मली जैसे आप कैपेसिटर अगर देखो, किसी ने कैपेसिटर खोल के देखा है पंखे वाला, नहीं देखा होगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं देखा। सर। क्या छोटा वाला देखा है। छोटा वाला देखा, क्या होता है उसमें, सब कुछ गंदा सा काला सा लिक्विड रहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखो डिपेंड करता है। ठीक है, के जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक है, ठीक, मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक में आप जो पंखे वाले कैपेसिटर है उनमें एक मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ पेपर टाइप में वो मटेरियल रहता है। ठीक, छोटे वाले कैपेसिटर्स में आप ऑयल वगैरह या लिक्विड भी यूज कर सकते हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक, कुल मिला के होना क्या चाहिए, उसकी वैल्यू, के की जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो समस्या क्या हो जाएगी, समस्या मतलब मेन चीज पहले तो आप ध्यान रखें, देखो हमारे पास एरिया का भी एक कंस्ट्रेंट है, आप हद से ज्यादा एरिया नहीं रख सकते। समझ रहे हैं बात? भाई ज्यादा बड़ा एरिया रखोगे तो कैपेसिटर का साइज बड़ा हो जाएगा। सेपरेशन भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब सेपरेशन बहुत कम नहीं कर सकते। ज्यादा कम सेपरेशन करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, भाई लिमिट है ना एक, इससे ज्यादा सेपरेशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा छोटा सेपरेशन कर दोगे तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगेंगे मीडियम के। ठीक है, प्लस प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है ना वो ट्रैवल कर सकता है, जैसे चार्ज का हम कहेंगे बादलों से अर्थ के सरफेस पे जैसे चार्ज ट्रैवल करता है ना आयनाइजेशन के थ्रू, जिसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है थंडरिंग वगैरह में, तो वैसे ही दोनों प्लेट्स को अगर आप बहुत ज्यादा पास पास रख दोगे ना तो वहां पर भी क्या होगा, चार्ज ट्रैवल कर जाएगा। ठीक, तो ये भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी या एक लिमिटेशन है। तो फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा कि आप जो एप्सिलॉन नॉट है, मतलब एयर की जगह क्या भर दो, एयर की जगह वहां पर कोई मीडियम भर दो। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप क्या ले लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप के ले लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो सी आ गया आपका क्या, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, के से फायदा क्या हो जाएगा, नॉर्मली एयर फील्ड कैपेसिटर में आपकी वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जैसे हमने कहा कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करो 200 था, तो जो नया कैपेसिटेंस आपका आएगा डाइलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आप देखो तो एयर फील्ड कैपेसिटेंस से के टाइम्स यानी कि 200 टाइम्स हो गई। तो ये आपके लिए अच्छा है ना। Yes. यस यहाँ पर चाहो तो एरिया को क्या कर सकते हो, एरिया को 200 टाइम्स कम कर सकते हो। तो ये आप सीधी सी बात समझे कि अगर आप कैपेसिटर का साइज नहीं घटाओगे तो पंखे में क्या होगा, जितना बड़ा साइज पंखे का है ना उससे ज्यादा बड़ा साइज आपका कैपेसिटर का हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसीलिए उसमें डाइलेक्ट्रिक भर के रखते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया सबको कि डाइलेक्ट्रिक का क्या यूज है, यस सर। क्या फायदा है उसका। चलो डी क्या हो गया आपका, डी हो गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी। अभी हम आगे और आएंगे इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, टू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट Q by epsilon naught. ठीक है। यस सर। और किसका फॉर्मूला याद रखना है, और आपको पोटेंशियल मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, हम आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, क्या है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर। तो अभी हम निकाल रहे हैं आपके सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटर। तो पहले तो आपको हमने जैसे कहा उस तरह से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कुल मिला के पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा किसके किसके बीच, Charge और रिलेशन potential. बनाना पड़ेगा चार्ज और पोटेंशियल के बीच। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चार्ज और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब कहीं पर भी आपको कैपेसिटर निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपका रिलेशन बन जाता है, ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस भी निकल आएगा। तो हमने कहा कि एक हमें आइसोलेटेड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो फॉर्मूला सबको याद होगा, हमने बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C नॉट आ जाएगा, या Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V नॉट। तो C नॉट आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि हमने कहा था कि कैपेसिटेंस में आपकी कितनी प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 conducting plates. 2 कंडक्टिंग प्लेट जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाए। ठीक है, तो आपको एक प्लेट तो यहाँ दिख रही है, दूसरी प्लेट कहाँ है, आपकी जो सेकंड प्लेट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किस तरफ जा रही है, ये जा रही है इंफिनिटी की तरफ। तो आप कहोगे कि आपकी जो नेक्स्ट प्लेट या सेकंड प्लेट है ना, वो कहाँ पर होगी, वो होगी इंफिनिटी पे। तो नीचे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया था किससे, ये किसका साइन होता है, ग्राउंड Ground का का. साइन होता है। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ग्राउंड का पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो 0. जाएगा आपका जीरो, तो इसका पोटेंशियल जीरो है। और बैटरी हमने लगा रखी वी नॉट की। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा था, वी नॉट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, उसी से वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ पर ये माना जाएगा, इट इज एज्यूम दैट सेकंड प्लेट ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक, द पोटेंशियल ऑफ द इंफिनिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। तो वो कारण वही है, ग्राउंड का भी पोटेंशियल जीरो होता है और इंफिनिटी का भी पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ग्राउंडेड व्हिच इज कनेक्टेड टू द सेकंड प्लेट। जैसे आप क्या करते थे, आप कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में बैटरी लगाते थे ना, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट से कनेक्ट करते थे, कनेक्ट करते थे। यस सर। Yes sir. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप फर्स्ट प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल को सेकंड प्लेट से। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल तो किससे कनेक्टेड है, एक प्लेट से कनेक्टेड है, एक सरफेस से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, ग्राउंड पे, जिसका पोटेंशियल क्या है, Ground पे. और आपका इंफिनिटी का भी पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये ऑलरेडी आप ऐसे मान के चलो इंफिनिटी से कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना, Yes sir. समझ में आ गया सबको। तो ये Yes, ध्यान sir. रखिए, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इंफिनिटी पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक, तो डी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या तो डी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेपरेशन, यस हाँ तो अभी हम आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं तुम्हें क्यों कैसे बहुत ज्यादा है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलो आगे आते हैं। अब हमने कहा कि इस तरह से कुछ आपका सिस्टम दिया हुआ है, एक अंदर की रेडियस है आर इन, एक बाहर रेडियस है आर आउट। ठीक है, और बीच में क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है अंदर वाली प्लेट से और बाहर वाली प्लेट से। दिख रहा है सबको। तो हमने कहा कि Yes, जो sir. आपकी बैटरी थी उसमें पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है आपका सरफेस 1 से, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सरफेस 2 से। तो बैटरी ने इसको दे दिया प्लस क्यू चार्ज और इससे ले लिया प्लस क्यू चार्ज। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप कहोगे तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ पर आपका प्लस q चार्ज आ गया और यहाँ पर आपका माइनस q चार्ज आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आप फिर से क्या करोगे, आप वही कहोगे कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का। तो कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना, q अपॉन 4πε0 1/a माइनस 1/b। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी अपॉन, ऊपर आ जाएगा b माइनस ए और नीचे आ जाएगा 4πε0 ab। तो इस q इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे q इज इक्वल टू कितना, 4πε0 v नॉट अपॉन b माइनस, मतलब a b भी आएगा। 4πε0 ab अपॉन में b माइनस। चलो चल, ये समझ में आ गया सबको, सी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 4πε0 ab अपॉन b माइनस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जैसे हम यहाँ पर दूसरी वाली प्लेट को इन्फिनिटी पे ले जाए, यानी कि b को क्या कर दें, इनफाइनाइट, मतलब सेकंड स्फीयर की b को रेडियस आप इनफाइनाइट। कर दो। ठीक है, सेकंड स्फीयर की रेडियस को आप इनफाइनाइट कर दो। तो हमने लिखा क्या, हमने लिखा सी नॉट इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी 4πε0 ab अपॉन b माइनस है। इसमें से b हमने ले लिया कॉमन, नीचे वाले में से क्या कॉमन ले लिया, b, ऊपर भी क्या होगा b और b कट जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, b और b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, 4πε0 a 4πε0 a अपॉन 1 माइनस a अपॉन b, यही आएगा। यस सर। b को हम क्या करा रहे हैं, b को हम इन्फिनिटी टेंड करा रहे हैं। b को आप इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, a अपॉन b क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब नंबर इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो आंसर फाइनली क्या आ गया आपका, 4πε0 a। यही किसका कैपेसिटेंस था, किसका कैपेसिटेंस था, ये एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस था जो ऊपर निकाला था, जिसकी एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। प्लेट इन्फिनिटी पे थी। ठीक है, तो आपको बस फाइनली बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी, जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो कैपेसिटेंस की, फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको V और Q का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम दिया जाए, किसी भी तरह का सिस्टम दिया जाए, आपको कुल मिला के किसके किसके बीच का रिलेशन निकालना है, Q और V के बीच का रिलेशन, चार्ज और पोटेंशियल के बीच। ठीक है। आप Q और V का रिलेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप Q और V में जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको कैलकुलेट कर लोगे, वही आपका आंसर। अब इसके बाद आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तरीका उसमें भी वही यूज होगा कि आपको कुल मिला के क्या करना होगा, आपको Q और V का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ आप दूसरी प्लेट को इन्फिनिटी पे नहीं रख सकते, समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप दूसरी प्लेट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हाई आ जाएगा। ठीक, ये जो है उसकी बात